सबको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यू नो वट दुरेद रहमान जिलानी, ये तो मेरा कर्श है। कमरे बदाल होते दुल्हन के कानूनों में रम्स की एक्साइटमेंट से भरपूर आवाज़ गूंजी तो वो मुस्कुरा दिया। वो मेरा भी कर्श है। दुल्हन कभी कभी इन लोगों की हरकतों का भरपूर साथ देता हुआ नजर आता था जो इस वक्त करके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आप उन्हें जानते हैं भैया? रम्स की बात पर उसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। मुझे उससे मिलना है। रम्स की फरमाइश पर वो हवीर सा सर को हिला गया। रेहान, तुम मिली हो ना उससे? बताओ रम्स को कि वो लड़कियों के मामले में कितना अकरू है, हर एक से नहीं मिल लेता होता। अब तो स्टार बन गया है ना। दिल्हम के अंदाज में दोस्त की मोहब्बत और मान बोल रहा था। रेहान, दिल्हम बात की बात पर वो चौंकी थी। वो भला कब मिली थी रहमान जिलानी से? दुल्हम का सेल बज उठा था। बाबा जान की कॉल देखते हुए वो फौरन उठ गया था जबकि उनका टॉपिक दरमियान में रुक गया। रेहान, तो तुम फिर चल रही हो ना शाम के कंसर्ट पर? देखो, तुम्हारे कराची आने का कोई फायदा हुआ? घूमती फिरती तो तुम हो नहीं हो। रम्स उसकी क्लास लेने लगी थी। इस मौके बाद तुरेद की जिद पर वो यहाँ थी। उसे घुमाने का बहाना करते हुए एक साइकेट्रिक के पास ले जाता था ताकि वो एलोमेनाती हसार से बाहर निकल सके। नहीं, तुम मुझे माफ़ रखो। रेहान हाथ दर्जा बेजारी दिखाते हुए उठ गई थी जबकि रम्स उससे शाम के म्यूजिक कंसर्ट पर ले जाने के प्लान बनाने लगी। अलादीन पर शानदार ऑफर लगी हुई थी। रेहान तमाम जुलू की उफ उफ बता नहीं सकती कि वहाँ कितना फन होने वाला है। प्लीज़ चलो ना। शाम को रम्स उसके कमरे में आते हुए उसका हाथ थामे हुए मिलता जाना अंदाज में थाम कर बोली थी, रियली? लेकिन तुम तो रहमान चलाने के कंसर्ट पर जा रही थी ना? रेहान ने मशकूक नजर से उसको देखा। नहीं जा रही, क्योंकि क्योंकि दुरेत जा रहा है ना। तो तुम दुल्हन भैया तो मीटिंग के लिए गए, तभी मैंने सोचा तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलते हैं। रम्स की बाप अब से मशकूक अंदाज में देते हुए कुछ पसे पश के बाद मान गई थी। इस बात से अनजान के कंसर्ट वहीं पर मुनकिद किया जा रहा था। पार्क पहुंचते रम्स की धोखाधड़ी से जी जान से जला गई थी। वहीं स्टेज पर गाते हुए शख्स को देखकर रेहान की आंखें हाथ में डूबी थी। वो वही था, आरजे। तो क्या रेहान, तुम मिली हो ना इसे? बताओ रम्स को कि वो लड़कियों के मामले में कितना अकड़ू है, हर एक से नहीं मिल लेता होता। आसपास दरियाम की आवाज़ गूंजी तो उसने बेसाता ही सहारे को कुछ ढूंढना चाहता। लड़कियों का शोर हंगामा उसे मजीद समा रहा था। लोगों की इस भीड़ में रेहान का हाथ रम्स के दबे हाथों से छूटा था। वहीं स्टेज पर मौजूद शख्स इतनी भीड़ में भी उसे देते हुए स्टिक हुआ था। इसकी तेज निगाहें रेहान को अकेले देते उसका पीछा कर रही थी, जो कंसर्ट के लिए बनाए गए स्टेज से जरा दूर एक झूले की पन्ना ढूंढते हुए गायब हुई थी। अपनी बारी का सॉन्ग मुकम्मल करते हुए वो स्टेज के पीछे गायब हुआ था जबकि उसके फैंस बार बार उसको सुनने के लिए वंस मोर के नारे लगा रहे थे। रेहान को अपनी सांस बंद होती मालूम हो रही थी। अगर आरजे ने उसे ढूंढ लिया तो दहशत से उसकी आंखें फटने को थी। जब एक लम्स पर वो मंडबंद हुई थी, रेहान एक जानी पहचानी आवाज़ पर उसने खौफ से बंद होती आंखें खोली थी। भैया! वो पल की देर के लिए उसके सीने में सिमटी थी। व्हाट हैपेंड रेहान? एवरीथिंग इज ओके? रम्स कहाँ है? उसकी पूछ से लाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास लड़ा था जबकि कामती हुई रेहान उसे अनजाने अंदेशों में मुतला कर रही थी। आरजे तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान में वापस कंसर्ट के लिए आया था और उसके इसरार पर दलहम उसे मिलने यहाँ पर चलाया था। रेहान! रम्स की आवाज़ पर वो चौंका था और गुस्से बड़ी निगाहों से उसको देखा। यह क्या हरकत है रम्स? तुम जानती हो ना कि रेहान को इस सब की आदत नहीं है। वो गाँव के मामले पल्ली बड़ी इन शोर शराबों से सहम जाती है, फिर उसे यहाँ लाकर खुद कहाँ गुम हो गई थी तुम? दलाम कभी रेहान के मामले में गफलत नहीं बरतना चाहता था कि वो अमरो मम्मा की इकलौती औलाद थी। पहले ही दलाम की वजह से उन्हें नुकसान उठाया था। सॉरी भैया, वो दिल। अजय की आवाज़ पर वो चौंकते हुए पलटा था। चूंकि तो रेहान भी थी जबकि रम्स उसे यूं सामने देखकर दीवाना वार तक के जा रही थी। रेहान, मैं आरजे से मिल लूँ? दलाम ने रेहान को खुद से दूर करते हुए आरजे की तरफ हाथ बढ़ाए उसे गले से लगाया था। रेहान बेजान से ठहरी थी जबकि आरजे की नंगाएं उसके वजूद पर गड़ी थी। गुजरे माओ साल में वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन गई थी। आपके दिल दिमाग कुछ और तरह से रेहान के वजूद के नशेबो फराज का जायजा लेने लगा था जबकि रेहान इन कराखास सदा निगाहों से खुद को छुपाने की सही कर रही थी। आरजे, मीट माई सिस्टर, ये रम्स है, माई सिस्टर का चचा की बेटी, और ये रेहान, इसे तो तुम जानते हो ना, माई लव। रेहान गुलाम ने रेहान को खुद से लगाए उसकी पेशानी पर मोहब्बत बड़ा बोसा दिया था जो अभी अभी हल्की हल्की कांप रही थी। आरजे रेहान के साथ रम से हेलो हाय करने लगा था जबकि रेहान की इज्जत प्रति रंगत दलहाम को परेशान कर रही थी। वो जल्द ही उसे रुखसत लेते हुए घर आ चुके थे। रम्स खुश थी कि वो अपने दोस्तों को बता सकेगी कि वो रहमान चिल्लाने से मिली है और वहीं पर रेहान गुमसुम होकर रह गई थी। दुरेद अपने दोस्तों के साथ नारान कागान ट्रिप पर था और इसने रेहान को आरजे की हरकत का घर में किसी से जिक्र करने से तब ही मना किया था तो भला वो कैसे किसी के सामने आरजे का राज फशा करती, जबकि दुरेद को इस चीज़ के अंदाज़ात थे कि लोग उसके वजूद पर उंगलियां उठाएंगे। दिन रात की सोचें उसे मजीद नडाल करने लगी थी जब एक दिन उसके पर्सनल नंबर पर अननोन नंबर से कॉल आने लगी थी। उसे पहला ख्याल दुरेद का ही आया था जिसने यहाँ से जाते ही कोई रब्ता नहीं किया था। उसने सेल ऑन किया
कान से लगाया था जब दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते एक खौफ की लहर पूरे वजूद में दौड़ी थी। तुम्हारी जिंदगी वफ कर दी है, तुम खुदा का उतार हो, तुम खुदा के लिए हो। इल्युमिनाती राग लपता हुआ वो शख्स रहमान जिलानी उर्फ आरजे था। रेहान के हाथ से सेल नीचे जा गिरा था और फिर अक्सर वो नंबर बदल कर उसे कॉल मैसेज करने लगा था। रेहान का खौफ उसे मजीद बुज़दिल बना रहा था जब रम्स उसके खौफ को बांध गई थी। उस दिन घर में रम्स और रेहान के अलावा कोई भी नहीं था। घर का फोन बज उठा था। रेहान हवेली वालों का सोचते हुए कॉल उठा गई और इसी वक्त रम्स ने भी अपने कमरे से एक्सटेंशन उठाई थी। परिहान के हैलो के जवाब में आने वाले अनजाने फिक्रे और परिहान की सिसकी रम्स की सारी हिस्से अलर्ट कर गई थी। कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए मेरी जान, बस एक मुलाकात के सिवा जो तुम्हें करनी करनी है। आरजे की मकरूह हंसी पर परिहान की हिम्मत जो खत्म होने लगी थी और रम्स वो इस आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकती थी। मैं भैया को सब बता दूंगी, देखना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परिहान ने अपनी डांस में बार बार की दी जाने वाली धमकी दोहराई थी। नहीं बताओगी, मैं जानता हूँ मेरी जान के तुम नहीं बता सकोगी, इसलिए जिद छोड़ दो, वरना वो तस्वीर जो मेरे फ्लैट की जिन्नत बनी हुई है भोपाल में दुल्हन बहत के अरूज को जवाल और बकवास बंद करो तुम अपनी घटिया इंसान। परिहान ने कल बंद की। वहीं रम्स मामले को अपनी समझ से लेते हुए उसके सर पर पहुंची थी। हाउ चीप यू आर परिहान, तुम मेरे भाई के नकामे होते हुए एक और शख्स से शाखा कैसे चला सकती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें ये मासूम सूरत लिए इतना घावना खेल खेलते हुए? तुरेद और दुल्हन भैया को सब बता दूंगी, इसलिए तुम रम्स वो सब जानता है, परिहान ने बड़ी आवाज़ में कहा था। वो अकेले बोझ से आते थक गई थी, तभी अपने दोस्त की आंखों के बेएतबारी सहने की बजाय उसे अपना राजदान बनाना चाहा। रम्स हैरत में डूबी थी। तुम्हें उससे मिलना चाहिए परिहान, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। रम्स की बात पर वो सहमी थी। रम्स परिहान के बरक्स थी, न डर बेबाक और चीज़ों को फेस करने वाली। नहीं, वो बुरा है। परिहान ने जोरों शोर से नफी में सारी हिलाया तो रम्स कुछ पल को सोच में पड़ी। अगर उस शख्स के पास वाकई परिहान की ऐसी वैसी तस्वीरें हुई तो हवेली वालों की बदनामी होगी, क्योंकि दोस्ती का मान तो शायद वो शख्स रख नहीं पाया था। मैं उसे मिलूंगी, एक बार इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहिए। परिहान, तुम कब तक इस तरह ब्लैकमेल होती रहोगी? रम्स संजीदा थी। नहीं रम्स, वो मैं जाऊंगी परिहान इसकी खबर लेने। कॉल बैक करो उसे और पूछो कहाँ आना है, एड्रेस पूछो उसका। वो नफी में सारी लाने लगी थी जब रम्स ने परिहान का सेल लिए आरजू को मैसेज किया था कि वो उससे मिलने को तैयार है, कहाँ आना है। एड्रेस देखते हुए रम्स ने लोकेशन डाली जो शहर से काफ़ी दूर थी। लेकिन इस बिल्ली को थैले से बाहर लाना इंतहाई ज़रूरी था। तभी वे महसम फैसला लिए हुए उठ खड़ी हुई थी। रेहान जानती थी कि रम्स बहुत कॉन्फिडेंट और पोटेंशियल रखती है, लेकिन आरजे ने अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो इसी सोच ने रम्स को रोकने पर मजबूर किया था, जो आंधी तूफान बनी वहां से निकली थी। उनकी डिलीवरी पर मामूर मूसा उसे सामने देखकर फौरन अलर्ट हुआ था, लेकिन उसे ड्राइविंग सीट संभालते देखकर परेशान भी हुआ, जो बिना कुछ सोचे समझने का मौका दिए वहां से आंधी तूफान की मान निकली थी और उसके पीछे ही बेहाल होती भी रेहान। बीबी जी, क्या हुआ है? वो रम्स बीबी, मूसा उसे लूटने से बचा लो। वो रहमान जिलानी, वो परिहान बेरबत जुमले अदा करते हुए लबों पर कफल लगा गई थी। ये क्या करने लगी थी? इस रात को सालों सीने में दबाया था वो एक अजनबी के सामने मुनकशफ हो जाती, जबकि मूसा हैरत से कभी गेट से निकलती गाड़ी और फिर परिहान को देख रहा था जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी अपनी बेबसी पर दाढ़ी मार मार कर रो रही थी। कुछ गलत होने का एहसास उसे कचोले लगाने लगा था और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते रम्स का पीछा करने लगा था, क्योंकि परिहान से कुछ पूछना अब था। उसकी सुई रहमान जिलानी पर अटकी थी। क्या वो घर से भाग कर जा रही थी? रम्स शहर की हदूद को पीछे छोड़ चुकी थी। वहीं मूसा परेशान साथ दुल्हन बहत का नंबर मिला गया था। इस सारी सूरत हाल बताई तो वो चौंका था। परिहान का शदीद रिएक्शन वाकई नोटिस किए जाने वाला था, जबकि आरजे, क्या रम्स वाकई उसके क्रश में मुबतला होते हुए हदूदों के याद के दायरे से बाहर जाने वाली है? वो सिर्फ दोस्ती के हद तक रहने वाला शख्स अपनी बहन की इतनी इन्वॉल्वमेंट पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम उसे किसी भी इंतहाई कदम से रोकोगे मूसा, उसका ऐसा कोई कदम जो हवेली की बदनामी का बायस बने, उस पर तुम्हें उसे गोली भी मारनी पड़े, मार देना। हर दर्जे रूहानियत से कहते हुए दुल्हन बद इस वक्त किसी राय का जबर बादशाह लग रहा था। दुल्हन दूसरे मुल्क में था, लेकिन उसे रम्स की हरकत अड़ के उसके पास पहुंचने की ख्वाहिश जगा गई थी। मूसा शहर की हदूद से कुछ फासले पर उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक के उसके जाने की राहें मुस्तहद कर गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2 टके के मुलाजिम कि तुम रम्स बहत का रास्ता रोको? वो गाड़ी से निकलते हुए दाढ़ी थी। उसकी दाढ़ पर ब्लूटूथ एयरपीस से आवाज़ सुनते हुए दुल्हन पर भी शदीद नागवार गुजरी थी। दुल्हन सर ने मुझे आपकी ड्यूटी पर मामूर किया है, आपकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है रम्स बीबी, जबकि परिहान बीबी ने मुझे रहमान जिलाने के बारे में सब कुछ बता दिया है। मूसा की ज़ुबान वही लफ्ज़ अदा कर रही थी जो दुल्हन ने कहलवाए थे। मूसा की ज़ुबान से परिहान का जिक्र और सब जाने का दावा उसे शर्मिंदा कर गया था। वो जानती थी कि परिहान बहुत डरपोक है, लेकिन उसे यह भी पता था कि जिसने 3 साल तक अपनों के सामने जुबान नहीं खोली थी, वो एक मामूली से ड्राइवर पर भला कैसे भरोसा करेगी। तभी उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था।
ओह, तो तुम्हें परिहान ने बता दिया कि मैं कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ अपने दोस्त क्लास फेलो रहमान जिलानी से। रम्स ने सीने पर हाथ बांधे हुए तनसिया नजर से उसे देखते हुए कहा, जबकि मूसा गड़बड़ाया था। वहीं दलहम के रगों में इस्तेशाल बरपा हुआ था। वो आरजी नहीं, कोई और रहमान जिलानी था। यही रम्स की गलत बयानी उसे मुश्किल का शिकार कर गए थे। उसे रम्स की इतनी जज्बातियत पर शदीद ताव आया था। तभी गुस्से में बिना सोचे समझे सिर्फ रम्स को सजा देने की खातर एक इंतहाई फैसला लिया था, ताकि वो खानदान के खिलाफ ना जा सके। और मूसा को उसे फौरन अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाने का ऑर्डर किया था, इससे पहले कि वो किसी अजनबी का हाथ हमें फहद हवेली वालों को कोई दचका दे। इसे ही सब संभाला था। मूसा हुक्म के मुताबिक उसे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर था, जबकि रम्स आरजे के साथ साथ मूसा के लिए भी शदीद गुस्से में थी। दलहाम के बताए के मतलूबा मुकाम तक पहुंचते अगले मिलने वाले ऑर्डर ने मूसा को झटका दिया था। सर, मैं भला कैसे रम्स बीबी से निकाह कर सकता हूँ? वो शदीद शौक में था। भला शादी बच्चों का खेल थोड़ी है ना। वह रम्स भला वो कैसे उसे निकाह कर लेती? मेरे लौट आने तक तुम्हें यह मसला संभालना है मूसा, और मैं जानता हूँ कि रम्स की सरगश तबीयत के सामने कैसे बंद बांधना है। सब कुछ रेडी है। तुम्हें रम्स को एग्री करना है और ये काम तुम्हें हर हाल में करना है। मुझे अगली रिपोर्ट ओके मिलनी चाहिए। मेरी मजबूरी समझ लो कि मैं इस मामले में तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दुल्हाम अपना फैसला सुनाते हुए काल बंद कर चुका था। मूसा अपनी औकात और वफादारी के दरमियान फंस कराया गया था। जब दुल्हाम के एक मैसेज ने उसे सरंग कर दिया था, वो कमरे में दाखिल हुआ था जब रम्स उस पर चील की माना झपटी थी। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। वो धमकी देते हुए चीखी थी। मैं अपने मालिकों का वफादार हूँ, इसलिए मैं आपको उनकी बदनामी का बायस नहीं बनने दूंगा। मूसा का दिल चाहा उसे दुल्हाम के हुक्म के बारे में बता दे, लेकिन अपने मालकन से आगाह था। वो हतलमुकान कोशिश करते हुए अंदाज मजबूत करने की कोशिश में था। तुम्हारी वफादारी घर तक होनी चाहिए। उसे बाहर मैं जो करूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? रम्स का बस नहीं चल रहा था कि मूसा का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको कौन का जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकूं। वो एकदम से उसे खींचते हुए अपने करीब कर गया। उसे डराना मकसूद था, ना कि उसकी गुर्बत की चाह थी। रेडी हो जाएं रम्स बीबी, क्योंकि कुछ ही देर में हमारा निकाह होगा, और वरना दूसरी सूरत में दलहाम सर और हवेली वालों को आपके इस खुफिया निकाह करने की प्लानिंग की खबर अपने अंदाज में दूंगा। उसके बाद का अंजाम आप सोच सकती हैं। मूसा उसे धमकाते हुए बोला तो रम्स ढीली पड़ गई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से मारने वाली नहीं थी। जब भी मूसा ने दलहाम और मेज बहत का नंबर एक साथ मिलाते हुए सेल को स्पीकर पर डाला था, जब वो खौफजदा से सरेंडर कर गई थी। फिलहाल उसे मूसा नामी ब्लैक मेलर को टालना था, जबकि परिहान को इद्दत व नामूस पे एक हर्फ न आने का वादा वो कर चुकी थी। इद्दत दलहाम को ओके का मैसेज करते मूसा नहीं चाहता था कि डील के तहत किए जाने वाला ये निकाह एक दिन वबाले जान बन जाएगा। वो रम्स को घर ले आया था। इस वाक़े के बाद रम्स और परिहान के दरमियान गहरी खामोशी छाई थी। उसे रम्स ने सिर्फ इतना बताया था कि मूसा ने शक हो जाने की वजह से वो नहीं जा सकी। दूसरी तरफ आरजे परिहान को न आने पर मजीद हरासा कर रहा था। जब रम्स एक दिन परिहान को लिए हुए कोचिंग के बहाने यहाँ से निकली थी कि उसे इस बात को ख़त्म करना था, वो इस वक्त मुकम्मल अनजान थी कि अब के सिर्फ मूसा ही नहीं, दलहाम भी उनके ताक़ब में था, जो सुबह ही कराची पहुंचा था और इससे 7 बाज बरस का इरादा रहता था। लेकिन मूसा की सुबह सुबह दी जाने वाली खबर पर वो उनके पीछे ही था। वो परिहान को अंदर भेजते खुद उसका इंतजार कर रही थी। उसे अच्छे से समझा चुकी थी कि कुछ गड़बड़ होने की सूरत में वह रम्स को आवाज़ देगी। दुल्हन के खून में शरारे दौड़ रहे थे। वो इस राज को जान लेना चाहता था। इतना तो अंदाजा हो रहा था कि वीराने में सिर्फ रम्स ही नहीं, परिहान को भी कोई बड़ी मुसीबत जहाँ लाई है, जो फैमिली और भाइयों पर एतमाद ना करते हुए खुद से अपने कोई मामला निपटा रही थी। लेकिन मूसा ने उसे बैग पर रहने का कहते हुए रम्स के सामने जाने का फैसला किया, जो परिहान के अंदर जाने और वापस न आने पर परेशान थी। उससे पहले कि वो अंदर जाती, मूसा ने उसे जा लिया। मूसा को सामने देखते उसकी सांस बंद होने लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने हवासों पर काबू पाते हुए बोली थी। और अगर ये सवाल मैं करूँ तो? तुम बकवास बंद करो 2 टके के मुलाजम। मैं यहाँ तुम्हारी मर्जी। रम्स, परिहान की पुकार पर रम्स को चुंगाया था। वो अंदर की जाना बाकी थी और मूसा भी उसके पीछे आया था। जहाँ आरजे किसी वैश्य की मान परिहान को रस्सियों में जकड़ता हुआ नजर आया था और उन्हें सामने देखकर वो चौंका था। मुझसे पर तो गैर यकीनी कैफियत ताड़ी थी। आरजे दुल्हन का बेहतरीन दोस्त और कैद पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए परिहान और फिर वहशतनाक मंजर पेश करता हुआ बदबूदार कमरा, जहाँ इंसानी ढांचों की भरमार थी। दिन के जालों में उजले शफाफ कपड़े पहने लोगों का यह घौवना रूप नाकाबिले यकीन था। तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो परिहान की गर्दन पर तेज तर आला रखते हुए चलाया था, जिसकी नोक परिहान की गर्दन में चुभते हुए जख्म कर गई थी, जबकि वो किसी साइकिल से कम नहीं लग रहा था। दुल्हन की सांसें आरजे की आवाज़ सुनते हुए मद्धम हुई थी, जबकि मैकेनिक के अंदाज में हाल पुलिस में मौजूद दोस्त का नंबर मिलाने लगा था। तुम इतने घटिया हो सकते हो, सोचा नहीं था हमने। मूसा एक ही जस्त में उसे पीछे गिराते हुए उस पर मुक्के वार करने लगा था। वो शैतान का पुंजारी
ज़रा भी हिम्मत आजमा नहीं रहा था और मूसा के दे पर दे वार से ज़मीन बोस हुआ था। फरहान और रम्स को गाड़ी में जाने का कहते उसने दल्हाम को यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया तो वो शौक में था। यह सब क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या हवेली की लड़कियाँ खुद अपनी इज्जत नीलाम करने आई थी? ये सोच सोचकर वो पागल हो रहा था जब दुल्हाम ने उसे रम्स और फरहान को लेकर निकलने का कहा था और खुद वहाँ पहुँचते इस जगह का जायजा लेने लगा था जहाँ उसका जिगरी दोस्त एक महसूस लिबास पहने हुए शैतानी मूरत के सामने डेढ़ पड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में मीडिया कवरेज देते हुए वो खुद बैग पर चला गया था। मूसा ने कुछ छुपाने का फायदा नहीं था। तभी रम्स ने फरहान की सच्चियों की दास्तान से उसे कह सुनाई थी जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दिल्हाम तक पहुँचते उसे इस बात का अंदाज़ा अच्छे से करा गई थी कि दुश्मन से ज़्यादा कारीवार दोस्त का होता है जो पीठ पीछे किया जाता है। उसने भला फरहान के मामले में इस शख्स का एतबार क्यों किया? रम्स का नकाब फरहान के माजी में कहीं पोशीदा रह गया था और दुल्हाम ने इन दोनों पर हमेशा यही जाहिर किया था कि वह कुछ नहीं जानता। जब फरहान को होते पैनिक अटैक ने दुरैद के जब्त की तनाबें तोड़ दी और वह शिकवा करते उनके पास चलाया, वो राज दुल्हाम पहले ही जान चुका था। दुल्हाम की ज़िंदगी में पछतावों के सिवा कुछ नहीं था। वो बार बार अपने रिश्तों से नहीं हार सकता था, वो अपने रिश्ते नहीं हार सकता था। इसलिए वो अना और अपने बीच हायल फासलों को मज़ीद गलतफहमियों की नज़र करते उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता था। आई एम बैक फरहान वो नींद में थी जब एक सरगोशी ने उसे समा दिया। नहीं मुझे नहीं जानता दोरेत वो फरहान मैं इन फरहान आंखें खोलो, कम ऑन वेक अप यार प्लीज़ डॉक्टर आस्क हर टू वॉक अप। वो परेशान था। डॉक्टर रिचर्डसन से कह रहा था जो कि कैथोलिक मजहब का पैरोकार थे लेकिन वो एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट माने जाते थे। इस वक्त वो इटली रूम में था। दुरेद परेशान था कि रेगुलर सेक्शंस के बाद भी फरहान की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने पूरी सोच निगाहों से उसे देखा और फिर दुरेद को अपने साथ आने का इशारा किया। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मिसेस के दिमाग को हिप्नोटाइज करते हुए अपनी मन मर्जी के काम करवाता है? दुरेद के लिए यह झटका काफ़ी शदीद था। उसने एक नज़र फरहान को देखा जो शीशे के इस तरफ नीम बेहोशी की हालत में थी। क्या आप मेडिसिन लाई हैं जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है? क्योंकि पिछली मुलाकात में डॉक्टर ने उसे गुज़िश्ता सालों की रिपोर्ट्स और मेडिसिन वगैरह लाने को कहा था, वो सब कुछ उन्हें दिखाने लगा था। मिस्टर द्वेत, ये ट्रैंकुलाइज डायड्रेशन ज़्यादा वक्त से नहीं है। हम इस पर काबू पा सकते हैं अगर आपकी मिसेज हमें हेल्प आउट करें। कोई ऐसा इंसान है इनके इर्द गिर्द जिनके वो ताबे हैं? क्या आप उनकी कनपट्टी पर बने हुए निशान से वाकफ़ हैं? डॉक्टर रिचर्डसन आज उसे इंकशाफ पर माइल नजर आए थे। वो उन्हें बता नहीं सकता था कि उसकी शादी के बाद से फरहान की हालत और ज़्यादा बिगड़ी है। भला वो उसके करीब कब हो रही है जो इतना गौर कर पाता। बहरहाल आपको उन्हें मुकम्मल लुक आफ्टर करना होगा मिस्टर बहत। डॉक्टर ने मुलसाना मशरे पर वो फिर से उसे ज़्यादा दोबारा से अपार्टमेंट लाया था। डॉक्टर की बातें उसके दिमाग को मुंतशिर कर रही थी। फरहान ज़्यादा वक्त सोई रहती थी या फिर लैपटॉप उठाए रम से बातें करती रहती थी और इस वक्त वो लोग जहाँ थे माइसवाइड रम्स और दुल्हाम के कोई भी उनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में आगाह नहीं था। कहीं कोई शख्स ऐसा नहीं मिल रहा था जो फरहान के दिमाग से खेल रहा हो। वह अजीब मुश्किल का शिकार था जब अपने शाने पर दरे हाथ पर चौंक उठा था। आई एम सॉरी तुरेद, मेरी वजह से तुम स्ट्रेस में हो। मैं बहुत बुरी हूँ ना, जब से तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तब से ही। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? बैठो इधर। उसे हाथ से पकड़े अपने थाइस पर बिठाई किसी बच्चे की तरह उसे पुचकारने लगा था। फरहान, कुछ ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रही हो? आई मीन डॉक्टर ने कहा है कि यू आर परफेक्टली फाइन, लेकिन तुम्हारा यूँ हर वक्त सोए रहना और नहीं तुरेद, अगर कुछ अनहोनी होती मैं तुम्हें बता देती। मैं झूठ नहीं बोलती। हमारी शादी पर आरजे दुरेद ने उसे वेटर का कॉस्ट्यूम पहनने मुझे अलविजन आते हैं। शायद फरहान की आंखों में उतरती वजह से दुरेद को बेबस कर गई थी। कैसे हाथ बांधे वो लड़की जो सांसों में बसती थी। उसकी तकलीफ का कोई बंदावा नहीं था उसके पास। उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए अपने करीब कर गया था। रिलैक्स माई सोल मेट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इस वक्त तनहा छोड़ दूँ। भला उस शख्स से बढ़कर कोई बुरा होगा जो अपने हम सफ़र की ज़रा सी तकलीफ पर उसका साथ छोड़ दे, जबकि तुम तो मेरी आने वाली नस्लों की अमीन हो। फरहान प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखना सीखो। कुछ भी ऐसा जो तुम्हें किस तरह हर्ट करता हो तो मुझे बताओगी, प्रॉमिस। उसका सर अपने शाने पर टकाया दोस्ताना अंदाज में उससे बात कर रहा था क्योंकि जानता था कि मुस्बत वे ही उसे संभाल सकते हैं। दुरेद, वो कहता है कि उसने मेरी रूह लूसीफर को बेच दी है। वो मेरा जिस्म ताबूतों में दफन करते हुए मुझे मरना नहीं है। दुरेद, मैं कौन? फरहान, कौन है आज जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? बताओ मुझे। क्या तुमने उसे हवेली में देखा? क्या वो यहाँ है? फरहान उसे थामे हुए सवाल पे सवाल कर रहा था जबकि फरहान के पास मसवाए रोने के कुछ नहीं था। उसे खुद से लगाए हुए उसके जम्मू पर पाहे रखने की कोशिश में था। वो सी सख्ती से हमी गुड़िया को उठाए
कमरे में आया तो मेडिसिन देते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ चलाते हुए गैर मरी नुक्ते पर निगाहें जमाए हुए था। अगरचा एक फितरी झिझक माइल थी इन दोनों के दरमियान, फिर भी वो उस पर भरोसा करने लगी थी। आज पहली बार वो खुद उसके करीब आई थी, उसका बाजू थामे उसके शाने पर सर टकाए सो रही थी। हर तरह से देखने, सोचने, चीज़ों को परखने के बाद भी उसका दिमाग माउक था। तभी बेड क्रोम से टेक लगाए लगाए वो दोनों ही सो गए थे। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब दुरेद की आंख खुली। उसे बिस्तर से गायब देखकर भग से दिमाग उड़ा था। परिहान उसे आवाज़ें देता हुआ हर तरफ से ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं भी वजूद नहीं था। हर तरफ देखने के बाद वो छत की तरफ बढ़ा। सामने मौजूद परिहान को देखते उसे गुना सा सुकून मिला था, लेकिन दूसरे ही पल वो चौंका था। वो नॉर्मल नहीं थी, शायद उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसके बाजू से निकलता खून उसके कपड़ों पर निशान छोड़ रहा था, लेकिन बिना किसी की परवाह किए खुद को जख्मी किए जा रही थी। परिहान, क्या कर रही हो तुम? वो तेज धार छुरी एक तरफ फेंकते हुए उसकी कलाई को थाम गया था, जहाँ से बल बल बहता हुआ खून उसे भी कमजोर कर रहा था। दूर हो तुम उससे पड़ी, वो दुश्मन है तुम्हारा। तुम खुदा के लिए वफ कर दी गई हो। कोई इंसान छुएगा तो पत्थर हो जाएगा। उसे दुरैत के चेहरे पर लिखी हुई तहरीर से मार रही थी, जो उसके माथे और रुखसारों पर दर्ज थी। वो वहशत में मुब्तला उसका चेहरा वो लफ्ज़ मिटाने लगी थी जो उसे तकलीफ दे रहे थे। दुरैत उसे ऐसे किसी रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। रेहान, होश में आओ। ये देखो, मैं हूँ दुरैत। ओ गॉड! उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। जब भी दूसरे लम्हे वो तेवर उसकी गोद में गिरी थी। आधी रात को उसे हॉस्पिटल लाया था, ओपी डॉक्टर रिचर्डसन के पास, जो इसे जांचती नजरों से देख रहे थे। देखिए मिस्टर बहत, आपको अपनी वाइफ को यहाँ रखना होगा, केयर वार्ड में। उनके दिमाग से बुरी चीज़ों को खोजना ज़रूरी है, जो कि मेंटल थेरापी से ही हो सकता है। ये किसी के लिए भी खतरा बन सकती है, आपके लिए भी। डॉक्टर दुरैत को हर तरह से राजी करने की कोशिश में था कि वो प्रयान को यहीं हॉस्पिटल में रखे। हार को उसे माननी पड़ी कि प्रयान इग्नोर नहीं हो सकता था, कि प्रहरण को गुमा नहीं सकता था। वो होश में आई तो अपने अमल पर शर्मिंदा थी, जबकि वो नर्सिस के सहारे उसे छोड़ते हुए बाहर आया था। रम्स, उसे कॉल करो, उससे बातें करो, उसका माइंड डाइवर्ट करो। वह रम्स को मैसेज करते हुए कुछ देर बाहर रहना चाहता था। प्रहरण के सेल पर बजती हुई रम्स के नाम की महसूस ट्यून पर वो मुतमिन सा दीवार से टेक लगाए बैठ गया था, जब डॉक्टर रचर्सन के रूम से आती हल्की सी रोशनी उसे अजीब कैप्शन में मुतला कर गई थी। फर्श पर बैठने की वजह से सामने का मंजर वाज़ह नहीं हो रहा था। वो जरा को जूते हुए अंदर झांकने लगा था और अगले ही लम्हे आसमान सर पर गिरा था। आरजे